नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है 31 मार्च 2022 की करंट अफेयर्स की इस क्लास में। आज हम बातचीत करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण ऐसी खबरें जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो आप सभी मित्रों का आज की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। और पीडीएफ के लिए आपको यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया। इस लिंक पर रियल न्यूज़ नाम से आप लोग टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं, या फिर 8947832370 नंबर पर आप व्हाट्सअप में पीडीएफ लिखकर भेजेंगे तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप सभी दोस्तों का स्वागत है। अब शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के आज के करंट अफेयर्स की क्लास की, जिसमें हमारे सामने कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो देखिएगा क्या क्या हैं और उन सवालों को लेकर के विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। पहला सवाल आपकी बात करें उससे पहले कुछ पंक्तियां। थक जाए मन तो उस पल जीत को याद करो। यानी आपको लगे कि अब हम निराश हो चुके हैं, हमारी थकान जो है वो अंतिम पायदान तक पहुंच चुकी है, तो अपने आप की जो जीत आपको मिली उसको याद करिए तो जोश एक बार फिर, जुनून फिर आ जाएगा। खुद पर विश्वास रखो और फिर शुरुआत करो। अपने आप पर भरोसा रखते हुए जीवन में असली शुरुआत करनी है। तो चलिए आज के सवालों के सामने बातचीत की शुरुआत पहले सवाल से ही करते हैं। पहला सवाल मेरे मित्रों जो आपकी स्क्रीन पर है, ये पहली बार निजी अंतरिक्ष मिशन जो है वो X1 जो है इस नाम से शुरू किया जा रहा है। X1 जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 6 अप्रैल को लॉन्च करने जा रहा है। 6 अप्रैल को लॉन्च करने जा रहा जो मिशन है उस मिशन का नाम है जो X1 है, यानी निजी अंतरिक्ष मिशन है। और यह निजी अंतरिक्ष मिशन X1 है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए इसे क्या किया गया है, 6 अप्रैल को लॉन्च किया जाना है। तो आपको बताना है कि ये निजी अंतरिक्ष मिशन जो है वो कौन लॉन्च करने जा रहा है। क्या इसरो, जो कि भारत की इसरो नहीं है, ये इसरो है। ठीक है मेरे मित्रों, यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि यह है क्या है, इसरो भारत का अंतरिक्ष जो एजेंसी है उसका नाम है। प्लस इसके साथ साथ हमारे सामने और जो बातें हैं वो क्या क्या है देखिए, नासा, एक्सियोम स्पेस या 2 व 3 दोनों। तो इसका सही जवाब जो है वो मित्रों डी ऑप्शन आपका है, यानी 4 नंबर सही ऑप्शन है, क्योंकि नासा और एक्सियोम दोनों मिलकर जो है वो इस मिशन को पूरा करने जा रहे हैं। एक तो कौन सी कंपनी है जिसका नाम है नासा, ये नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है मेरे मित्रों। कहाँ की? अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है, नासा है। और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है, तो वो इसरो है। इसरो और नासा दोनों मिलकर क्या करने जा रहे हैं, इस मिशन को पूरा करने जा रहे हैं। तो नासा और एक्सियोम जो है इन दोनों के तत्वावधान में इसका जो है वो लॉन्चिंग की जानी है। ये दोनों मिलकर इसको काम करें और ये पहला इस प्रकार का निजी अंतरिक्ष मिशन होगा जिसका नाम X1 है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 6 अप्रैल 2022 को इसे लॉन्च किया जाना है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा मेरे मित्रों। और अभी इसरो जो है इसके चेयरमैन जो है वो आपको पता होगा सोमनाथन है। एस सोमनाथन जो हैं वो इसरो के क्या हैं, एस सोमनाथन इसरो के वर्तमान में चेयरमैन पद पर आसीन है। 15 अगस्त के दिन आपको पता होगा इसकी क्या की गई है, स्थापना की गई है। तो 15 अगस्त का दिन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है जरा देखिए। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से संचालित होने वाली कार टोयोटा मिराई जो है, टोयोटा मिराई का उद्घाटन जो है वो हाल ही में किसके द्वारा किया गया है। टोयोटा में जो मिराई का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया यह आपको बताना है। रामनाथ कोविंद के द्वारा, जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी। तो हमारे राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री जो नितिन गडकरी जी हैं, राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री, राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री जो हैं, इनके द्वारा अभी हाल ही में क्या किया गया, पहली हाइड्रोजन से संचालित कार लेकर ये संसद भवन पहुंचे। तो देश के सामने ये चकित करने वाला मुद्दा है, क्योंकि जिस प्रकार पेट्रोल और डीजल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, उसी काम को देखते हुए यह नितिन गडकरी के द्वारा हाल ही में क्या किया गया है, राजमार्ग एवं परिवहन मंत्रालय के तत्वावधान में इसकी शुरुआत की गई है। तो देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से संचालित कार टोयोटा मिराई का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है, तो नितिन गडकरी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। पीयूष गोयल जो हैं वो आपको पता होगा राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे विज्ञान मंत्री हैं। रामनाथ कोविंद देश के राष्ट्रपति हैं और जल्द ही राष्ट्रपति चुनावों को लेकर जो है वो अधिसूचना जारी होने वाली है। तो इस वर्ष हमें राष्ट्रपति चुनाव देखने को मिलने वाले हैं और आगामी परीक्षाएं जो होगी उनके लिए महत्वपूर्ण है। चुनाव से जस्ट थोड़ा पहले और चुनाव के बाद जो है वो ये चर्चा का विषय बनेगा, तो इस वजह से इसको ध्यान रखना। नितिन गडकरी सबसे पॉपुलर जो मंत्री हैं उनमें इनका नाम गिना जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगली बात करते हैं हम लोग। ये देखिए नितिन गडकरी जी की इमेज आपको नज़र आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक कारों के बाद देश में अब हाइड्रोजन कारें आने वाली है। एक बार ग्रीन हाइड्रोजन
से टंकी फुल करने पर यह कार 600 किलोमीटर तक चलेगी, यानी इससे चलाने के लिए प्रति किलोमीटर सिर्फ 2 रुपये की लागत जो है वो आएगी। तो 2 किलोमीटर की लागत जो है वो प्रति 2 किलोमीटर जो है उसके हिसाब से 2 रुपये का खर्चा आएगा, यानी बहुत ही सस्ता सौदा होने वाला, ऐसा इनके द्वारा दावा किया जा रहा है। चलिए अगले सवाल पर बातचीत की शुरुआत करते हैं। बिम्स्टेक की स्थापना के 25वें वर्ष में आयोजित पांचवें शिखर सम्मेलन का आयोजन कोलंबो में वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? अब कोलंबो में इसका वर्चुअल रूप से आयोजन किया गया। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको क्या किया, संबोधित भी किया कल। लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है वो किसके द्वारा की गई, ये पूछा जा रहा है। तो श्रीलंका इसको आयोजित कर रहा है। श्रीलंका जो है वो मेजबान देश है, उसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है और श्रीलंका ही इसकी क्या करने वाला है, अध्यक्षता करने जा रहा है। तो श्रीलंका सही जवाब इसका होगा। भारत जो है इसके निचले हिस्से में स्थित यहाँ पर है। ये 5 जल डबरों के माध्यम से अलग होता है। यहाँ पर हमारा धनुषकोटी स्थित है, प्लस इसके अलावा मन्नार जो क्षेत्र है वो यहीं पर पड़ता है। हम्बनटोटा बंदरगाह चाइना के अधीन यहाँ का है और यहाँ की राजधानी श्री जयवर्धनपुर कुट्टे यहाँ की क्या है, राजधानी है। ये भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये सभी बिंदु जो है वो हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। श्रीलंका इसका क्या होगा, सही जवाब होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की ओर से शेख हसीना और भूटान की ओर से उनके राष्ट्र के प्रमुख जो हैं वो इन्होंने इसमें क्या किया, हिस्सा लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या खबर हमारे लिए। ये देखिएगा, पीएम मोदी ने कहा बिम्स्टेक की क्षेत्रीय सुरक्षा पर ध्यान देने की हमें क्या है, जरूरत है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से और कोरोना महामारी की वजह से इस क्षेत्र में पड़ने वाले जो प्रभाव हैं, उन प्रभावों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर क्षेत्रीय जो सुरक्षा है उसको बढ़ाने के लिए इसमें जोर दिया था। और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में समृद्धि का पुल बनाए जाने की भी बात की कि यहाँ पर हम सभी प्रकार की चीज़ों को लेकर के जो है वो काम करें और सब मिलकर काम करें। बात करने का वक्त नहीं, अब काम करने का समय आ चुका है। हमें जल्द से जल्द जो भी है वो काम करने चाहिए। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि सभी देशों ने मिलकर बिम्स्टेक जो चार्टर है उस चार्टर पर भी क्या किए, सिग्नेचर किए थे। चलिए जरा नेक्स्ट बात करते हैं। अगला सवाल क्या है, हाल ही में स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? स्टॉकहोम जल पुरस्कार जो है वो हाल ही में किसे किए गए? और राजस्थान, भारत में भी आपको पता है जल शक्ति मंत्रालय जो है, जल शक्ति मंत्रालय, इस मंत्रालय के द्वारा कैच द रेन और सेव वाटर जैसे अभियान की शुरुआत की गई और राष्ट्रपति जी ने जल पुरस्कार जो हैं वो जल पुरस्कार क्या किए थे, इस वक्त प्रदान किए थे। तीसरा संस्करण जो है वो भी इस समय संचालित किया गया था। तो इसका सही जवाब है विल्फ्रेड बर्टशर्ट जो है, इनको क्या दिया गया, अभी हाल ही में जल पुरस्कार 2022 से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। स्टॉकहोम जल पुरस्कार है ये वाला, ये ध्यान रखिएगा। और ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं, जिनका प्रमुख किस मंत्री को बनाया गया, गजेंद्र सिंह जी शेखावत को, गजेंद्र सिंह शेखावत जो है, गजेंद्र सिंह जी शेखावत, इनको इसका क्या किया गया है, प्रमुख बनाया गया। तो ये सारी बातें हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। विल्फ्रेड बर्टशर्ट जो है वो जल पुरस्कार 2022 इनको दिया गया और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ऐसा किया गया। चलिए अगला सवाल जरा देखिए, किस राज्य के डायलॉग समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को लेकर के विधेयक जो है वो लोकसभा में पारित किया गया? जनजाति मंत्री हमारे कौन है, अर्जुन मुंडा जी, जनजाति मंत्री। तो इन सब मामलों को जनजाति मंत्रालय जो है, जनजाति मंत्रालय, वो मंत्रालय क्या करता है, देखने का काम करता है। तो जनजाति मंत्री कौन है, तो आपको पता होगा अर्जुन मुंडा जो है, अर्जुन मुंडा जी, वो इस मंत्रालय को क्या करते हैं, देखते हैं। तो अभी हाल ही में किस राज्य में यह लोकसभा में पारित हो गया और डायलॉग जो है वो समुदाय आपका है, उस समुदाय को लेकर यह बात कही गई है, यानी डारलोंग है, वैसे सही नाम इसका, डायलॉग छप गया यहाँ पर डारलोंग। ये डारलोंग समुदाय है, क्या है, डारलोंग समुदाय है। उस डारलोंग समुदाय को लेकर के त्रिपुरा राज्य जो है, इस त्रिपुरा राज्य का डारलोंग समुदाय जो है, इसको लेकर के अनुसूचित जनजाति जो है, यानी उस अनुसूचित जनजाति में इसे शामिल करने को लेकर के विधेयक जो है वो लोकसभा में क्या किया गया है, पारित किया गया। तो त्रिपुरा इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़िए और मैप के माध्यम से भी त्रिपुरा को देख लीजिएगा। चारों ओर से ये जो है वो बांग्लादेश से घिरा हुआ स्टेट है। एक तरफ इसकी सीमा जो है वो आपकी मिजोरम के साथ लगती है, दूसरी ओर इसकी सीमा जो है वो असम के साथ लगती है और तीन ओर से ये बांग्लादेश से क्या है, घिरा हुआ है। और यहाँ की राजधानी क्या है, अगरतला है। तो मेरे हिसाब से ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी कि त्रिपुरा की राजधानी क्या है भैया, अगरतला है। अगरतला यहाँ की क्या है, राजधानी है। प्लस तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसकी सीमा एक पूर्वोत्तर स्टेट मिजोरम
और एक स्टेट जो है वो कौन सा है जिसके साथ इसकी सीमा लगती है, उसका नाम असम है। इन 2 के साथ सीमा लगती है, प्लस बाकी जो बच गया वो 3 और से किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो आपको ये बात शायद समझ में आ ही गई होगी मेरे हिसाब से। असम और मिजोरम जो है इसके 700 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, और प्लस इसके साथ साथ किसके साथ बनाता है, बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश इसके साथ ये क्या करता है, सीमा बनाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, तो एक बीच में बात आ गई, फ्लीट मोड में एक साथ बनाए जाएंगे 10 परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जिसमें राजस्थान भी शामिल है। राजस्थान में भी कई इकाइयाँ इसकी लगाई जाएगी। काकरापार जो है वहाँ पर भी ऐसा काम होगा, तो हरियाणा में भी कई जगह ऐसे काम होंगे। इस पर चर्चा बाद में करेंगे, ये बीच में आपके सामने आ गए तो इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है इसके द्वारा टोगो के राजनयिक गिलबर्ट एफ होंगबो, ये बात अभी अभी आपको बताई थी मैंने कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का नया जो महानिदेशक है वो अभी हाल ही में नियुक्त किया गया, गिलबर्ट एफ होंगबो को। ये कल की क्लास का सवाल था और कल आपको ये पढ़ा भी दिया गया। गिलबर्ट एफ होंगबो जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रमुख बनाए गए। फिर भी इसको एक बार अपन अच्छे से पढ़ ही लेते हैं ताकि कोई काम की बात हो तो अपने सामने आ जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है इसका अगला निदेशक बनाया गया। होंगबो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय द्वारा चुने गए हैं, जिसमें सरकारों, श्रमिकों और नियोक्ताओं के प्रतिनिधि शामिल थे। उनका 5 वर्षीय कार्यकाल 1 अक्टूबर 2022 से शुरू होगा। ज्ञात हो कि यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान महानिदेशक गाय राइडर वर्ष 2012 से इस पद पर कार्यरत हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है, जिसकी स्थापना वर्ष 1919 में वर्साई की संधि द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबंध एजेंसी के रूप में की गई थी। यह श्रम मानक निर्धारित करने, नीतियां विकसित करने एवं सभी महिलाओं तथा पुरुषों के लिए सभ्य कार्य को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम तैयार करने हेतु 187 सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाता है। वर्ष 1946 में ILO संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध पहली विशिष्ट एजेंसी बनी थी। वर्ष 1969 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये बात मैं पहले भी हालांकि आपको बता चुका हूँ, फिर भी एक बार आपने और देख ली। चलिए अगले सवाल की ओर बात करते हैं। नीति आयोग ने किस संस्थान के साथ मिलकर इंडियन एग्रीकल्चर टुवार्ड्स 2030 नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इंडियन एग्रीकल्चर टुवार्ड्स 2030 इस पुस्तक का विमोचन किसके साथ मिलकर किया है, तो नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं, नरेंद्र सिंह तोमर ये हमारे क्या हैं, तोमर ये हमारे कृषि मंत्री हैं। इन्होंने इस पुस्तक का क्या किया है, विमोचन किया है। नरेंद्र सिंह तोमर भारतीय कृषि मंत्री हैं। तीनों कृषि बिलों को लेकर पेश भी इन्होंने लोकसभा में किया था और निरसन विधेयक भी यही लेकर आए थे बाद में। तो यह है आपका FAO। इस FAO का फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, खाद्य एवं कृषि संगठन है। फूड एंड एग्रीकल्चर संगठन इसका नाम है, खाद्य एवं कृषि संगठन। में आगे लिख देता हूँ, ये इसका सही जवाब है। इसके साथ मिलकर इस पुस्तक को विमोचित किया गया है। यानी नीति आयोग ने किस संस्थान के मिलकर इंडियन एग्रीकल्चर टुवार्ड्स 2030 पुस्तक का विमोचन किया है, तो FAO संस्था के साथ मिलकर किया है और इसका नाम क्या है, खाद्य एवं कृषि संगठन है। खाद्य एवं कृषि संगठन जो है, कृषि संगठन, इसके द्वारा ऐसा किया गया है। कृषि संगठन जिसकी स्थापना कब की गई थी, तो ध्यान रखिएगा 16 अक्टूबर 1945। 16 अक्टूबर 1945 को इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। और कहाँ की गई थी स्थापना, तो क्यूबेक जो है, क्यूबेक सिटी। ये क्यूबेक सिटी कहाँ पड़ता है भैया, कनाडा में पड़ता है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर यहाँ नहीं है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो वर्तमान में रोम कहाँ पर है, और इटली में है। और ये भी आपको बात ध्यान होगी कि मेरे मित्रों यहाँ पर आप ये समझिएगा, इनको क्या मिल चुका है, नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। नोबेल शांति पुरस्कार, नोबेल, ठीक है, और वो भी शांति पुरस्कार भी इनको प्राप्त हो चुका है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर क्या है। यहाँ पर है, मेडिकल शिक्षा को हिंदी माध्यम में शुरू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है। तो मेडिकल की शिक्षा इंग्लिश मीडियम में होती है और इसे हिंदी बेल्ट के जो विद्यार्थी होते हैं उनको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसी वजह से एक ऐसा राज्य है जिसने, अब पहले टेक्निकल एजुकेशन जो है वो भी पूरी कहाँ होती थी, इंग्लिश मीडियम में होती थी, लेकिन उसके बाद कई राज्य ऐसे हैं जहाँ साइंस की पढ़ाई जो है
वो हिंदी माध्यम में शुरू कर दी गई उत्तरी भारत के जो स्टेट हैं उनमें। लेकिन अभी भी अधिकांश जो विषय हैं वो इंग्लिश माध्यम में ही चलते हैं। लेकिन अभी हाल ही में एक ऐसा राज्य है जिसने मेडिकल शिक्षा को भी हिंदी माध्यम में शुरू करने का फैसला किया, और उस राज्य का नाम है टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, आप नाम से जान ही गए होंगे। देश का सबसे स्वच्छ शहर यहाँ का कौन सा है? इंदौर है। प्लस जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिए गए अभी हाल ही के पुरस्कारों में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में मामा जो है यहाँ के सीएम है, यानी शिवराज सिंह चौहान जो हैं, शिवराज सिंह चौहान, ये शिवराज सिंह चौहान यहाँ के क्या हैं भैया? सीएम है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है यहाँ से ही संबंध रखते हैं, और वो वर्तमान में उड्डयन मंत्री जो हैं वो हैं। और अभी हाल ही में हैदराबाद में उन्होंने एयर इंडिया के इस प्रकार के एक विजन का भी उद्घाटन अभी हाल ही में वहाँ पर किया है हैदराबाद में। तो शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश, टाइगर स्टेट, सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, मेडिकल शिक्षा को हिंदी माध्यम में शुरू करने वाला। और अभी हाल ही में वहाँ पर क्या किया गया? एक ड्रोन सेंटर का भी उद्घाटन किया गया था। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ज़रा देखिएगा क्या है यहाँ पर। मध्य प्रदेश के बारे में अगर हम बातचीत करें तो देखिए यहाँ क्या है। मध्य प्रदेश के बारे में बातचीत करें तो ये लखनऊ है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी, इसके साथ उत्तर प्रदेश से सीमा लगाती है, मध्य प्रदेश के साथ लगती है, इसके अलावा गुजरात के साथ, इसके अलावा महाराष्ट्र के साथ, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ के साथ। इन इतने स्टेट के साथ इसकी सीमा जो है वो क्या होती है? स्पर्श होती है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं मध्य प्रदेश मध्य में स्थित है। 1 नंबर उत्तर प्रदेश के साथ, 2 नंबर राजस्थान के साथ, 3 नंबर गुजरात के साथ, 4 नंबर महाराष्ट्र के साथ, और 5 नंबर छत्तीसगढ़ के साथ इसकी सीमा क्या करती है? स्पर्श होती है। भोपाल यहाँ की क्या है? राजधानी है भैया। चलिए ज़रा आगे बात करते हैं। अब अगला सवाल ज़रा देखिए क्या है। हाल ही में वन अनुसंधान संस्थान की दूसरी महिला निदेशक किसे बनाया गया है? तो हाल ही में वन अनुसंधान संस्था जो है वो रेणु सिंह जो है, रेणु सिंह ऐसे लिखते हैं, रेणु सिंह वैसे तो रेणु सिंह जो है, इनको क्या बनाया गया है? दूसरी महिला निदेशक इसकी बनाई गई है। तो वन अनुसंधान संस्था की अभी हाल ही में महानिदेशक किसे बनाया गया? अगर ये सवाल पूछे तो आप बता देना, रेणु सिंह को अभी हाल ही में वन अनुसंधान संस्थान का महानिदेशक बनाया गया है। चलिए अगले सवाल की बात करें। विनय समरस्य योजना छुआछूत को मिटाने से संबंधित भारतीय संविधान का आर्टिकल 17 आपको याद होना चाहिए। विनय समरस्य योजना जो है ये हाल ही में किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है जो छुआछूत मिटाने से संबंधित है? तो भारत का एक ऐसा स्टेट है जिसका नाम क्या है? कर्नाटक है। और आप लोग जानते हैं कि कर्नाटक जो है वो अभी हाल ही में हिजाब विवाद हो, चाहे वो गीता की शुरुआत करने का विवाद हो, और यहाँ पर बसवराज मुंबई जो है क्या है? बसवराज मुंबई जो है यहाँ के क्या है? चीफ मिनिस्टर। मुंबई यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो आप पढ़िए आगे कर्नाटक के बारे में। भारत का एक क्या है? तटीय राज्य है। पहले आपका महाराष्ट्र आता है, उसके बाद सीमा पर जो है वो आपका कौन सा स्टेट है? गोवा है। गोवा के पास में ही यहाँ पर क्या है? कर्नाटक है। और कर्नाटक एक महत्वपूर्ण स्टेट है, ये भी हमें ध्यान है। विनय समरस्य योजना शुरू हाल ही में यहाँ से की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखें। उससे पहले ज़रा यहाँ पर कर्नाटक के मैप को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, किस किस के साथ ये सीमा स्पर्श करता है। एक तरफ जहाँ तेलंगाना के साथ इसकी सीमा लगती है, महाराष्ट्र के साथ लगती है, गोवा के साथ लगती है, केरल के साथ लगती है, तमिलनाडु के साथ लगती है, और आंध्र प्रदेश के साथ सीमा लगती है। यानी 3 और 3 6 स्टेट के साथ क्या की जाती है? यहाँ से सीमा इसकी स्पर्श होती है। और कर्नाटक जो है यहाँ की राजधानी क्या है भैया? बेंगलुरु है। क्या है? कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। और बेंगलुरु में क्या है? आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा हब है। इसके अलावा इसरो जो है, इसरो का मुख्यालय भी कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। और इसके अलावा मैंने आपको बता दिया आईटी सेक्टर जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है उसका सबसे बड़ा हब किसको माना जाता है? बेंगलुरु को माना जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार के वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया है? तो ये ध्यान रखना, विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी पार्क का अभी हाल ही में उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में इस प्रकार के पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो इसका सही जवाब जो है वो क्या होगा? नई दिल्ली होगा। नई दिल्ली में इस प्रकार के पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पर भारत सरकार के वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया गया है। और ये कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में इसका उद्घाटन
किया गया है। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नई दिल्ली भारत की क्या है भैया, राजधानी है, और राजधानी में जो विधानसभा है उसमें किसकी सरकार है, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है उसकी सरकार है, और अरविंद केजरीवाल जो हैं वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, हमेशा से अपने बयानों के लेकर चर्चा में रहते हैं, और अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भारी बहुमत से सरकार बनाई है, और यहाँ पर पंजाब में भगवंत मान जो हैं वो पहली बार आम आदमी पार्टी के चीफ मिनिस्टर जो बने हैं। तो चलिए अगली बात फिर करते हैं। ये देखिएगा आपके सामने इस सवाल के संदर्भ में बहुत सारी बातें मैंने लिखी है यहाँ। विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी पार्क। भारत सरकार ने वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सहयोग से 29 मार्च 2022 को न्यू जाफराबाद पूर्वी दिल्ली में नगर पालिका ठोस अपशिष्ट ऑनसाइट प्रसंस्करण के लिए विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य जीरो वेस्ट टू जीरो ऊर्जा के साथ एक मापनीय स्केलेबल ऑन साइट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना करना है। प्रौद्योगिकी पार्क एक पायलट परियोजना है जो अपशिष्ट प्रबंधन के लिए समाधान करती है। इसके अलावा यह नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के लिए अर्ध स्वचालित अलगाव से अलग साइट पर संघनन और कचरे के उपचार हेतु विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रसंस्करण के रूपांतरण को भी प्रदर्शित करती है। यह विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी पार्क 10 टन प्रतिदिन क्षमता के साथ लगभग 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र वर्तमान में खुले डंपिंग तथा द्वितीयक संग्रह स्थल के लिए उपयोग में किया जाने वाला क्षेत्र है, जिसको ये कवर करता है। तो अपने को सिर्फ ये सारी डिटेल याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही याद करना है, जीरो वेस्ट और जीरो ऊर्जा के साथ विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी पार्क का हाल ही में उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो ये नई दिल्ली में किया गया है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। अब देखिएगा, हम इतिहास के कुछ सवालों के बारे में लगातार चर्चा करते रहते हैं, और आज का सवाल पहला है, अशोक की वह पुत्री जो नेपाल जाकर बस गई और वहां उसने अपने पति देवपाल के नाम पर देवपतन नामक एक नगर की क्या की थी, स्थापना की थी। तो नेपाल में देवपतन नाम के, नेपाल में जाकर किसने देवपतन नाम का नगर बसाया, देवपतन नाम का क्या बसाया भैया, देवपतन नामक एक नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था चारुमती ने नेपाल में जाकर अपने पति के नाम पर एक नगर की स्थापना यहाँ पर की थी। ये सब सवाल परीक्षा में आए हुए हैं, फिर रिपीट होंगे, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मौर्य काल जो है, इस मौर्य काल में राज्य के पूर्णतया नियंत्रण के अधीन निम्न में से कौन से व्यवसाय थे, यानी मौर्य काल में राज्य के पूर्णतया नियंत्रण के अधीन निम्न में से कौन से व्यवसाय थे। खान विभाग है, इसके अलावा मेरे मित्रों जंगल है, और जंगल के अलावा मेरे मित्रों नमक है, और नमक के अलावा अस्त्र शस्त्र है। क्या है, अस्त्र शस्त्र जो है, इन सब को लेकर क्या किया गया है, खान, जंगल, नमक, अस्त्र शस्त्र, इन सभी को लेकर के अभी हाल ही में क्या किया गया है, मौर्य काल में राज्य के पूर्णतया नियंत्रण के अधीन निम्न में से कौन से व्यवसाय थे, तो ये सभी व्यवसाय जो है वो पूर्णतया किसके नियंत्रण में थे, राज्य के नियंत्रण में थे। चलिए अगला सवाल जरा देखिए। हिंदी साहित्य के अनुसार अशोक के जीवन काल में ही उसकी किस पुत्र ने गोदान में एक स्वतंत्र भारतीय उपनिवेश की स्थापना की थी। यानी हिंदी साहित्य के अनुसार, हिंदी जो साहित्य है उसके अनुसार की हम लोग क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। मित्रों इस सवाल में थोड़ा टाइपिंग एरर है। एक तो ये हिंदी साहित्य शब्द नहीं है, यहाँ पर है तिब्बती साहित्य। क्या है, तिब्बती साहित्य है। ये तिब्बती साहित्य के अनुसार है ये सब कुछ। तिब्बती साहित्य के अनुसार अशोक के जीवन काल में उसके किस पुत्र ने, यहाँ पर है खोतान, कोदान नहीं है, यहाँ क्या है, खोतान जगह का नाम है खोतान में एक स्वतंत्र भारतीय उपनिवेश की स्थापना की थी। उस पुत्र का नाम बताना है, तो उस पुत्र का नाम था कुस्तन उसका एक पुत्र था। तो ज्योतिषियों ने उसके जन्म के समय भविष्यवाणी की थी कि वह अपने पिता के जीवन काल में ही राजा बनेगा। इस कारण अशोक ने बालक का परित्याग कर दिया। परित्याग करने के बाद भी उसका भूमि माता द्वारा पालन होता रहा, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, कुस्तन पड़ा। कुस्तन होता है भूमि है, स्तन जिसकी, वह कुस्तन नाम इसके पुत्र का पड़ा। और इसी पुत्र ने, तिब्बती साहित्य के अनुसार ये कहा जाता है कि अशोक के जीवन काल में ही उसके इस पुत्र ने खोतान में एक स्वतंत्र उपनिवेश की क्या की थी, स्थापना की थी। उस पुत्र का नाम जरूर याद रखिएगा, उस पुत्र का नाम क्या है, कुस्तन है। कुस्तन का मतलब भूमि पुत्र है, ये स्तन से उत्पन्न हुआ, या भूमि के स्तन जिसको अपन कह सकते हैं, यानी भूमि ने इनका पालन पोषण किया।
चंद्रगुप्त मौर्य ने हिमालय के किस राजा की सहायता से मगध विजय की थी? तो मैक्सथनीज कोई राजा नहीं था, पहली बात ये ध्यान रखना। उसके बाद है प्रवर्तक, तीसस, चक्कर, इनमें से कौन सा है ये बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य ने हिमालय के किस राजा की सहायता से मगध विजय की थी? तो मुद्रा राक्षस की जो कथा है उसके अनुसार चाणक्य ने प्रवर्तक नाम के एक शक्तिशाली राजा को मगध का आधा राज्य देने का वचन देकर उसकी सहायता प्राप्त की थी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्रवर्तक होगा, ना चक्कर होगा, ना तीसस होगा। तो प्रवर्तक इसका सही जवाब है। प्रवर्तक जो है ये किसके अनुसार है? मुद्रा राक्षस जो है उस ग्रंथ के अनुसार है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो विशाख दत्त की रचना है। विशाख दत्त की क्या है? विशाख दत्त की ये रचना है। उस विशाख दत्त की रचना के अनुसार ऐसा यहाँ पर किया गया है। चलिए अगला सवाल देखें, उससे पहले मैं आपको ये बात पढ़ा चुका हूँ, फिर भी एक बार फिर देख लीजिएगा। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार जो है नाइस, ब्लेज एंड मिसेज इस शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित हुई और उसके अनुसार दुनिया का सबसे शोर वाला शहर ढाका है जो बांग्लादेश का है। इसके बाद हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद है, पाकिस्तान का इस्लामाबाद तीसरे नंबर पर है। ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है, मैं ज़्यादा कुछ पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ आपको क्योंकि ये डिटेल से आपको पढ़ा दिया गया है। इसको एक बार फिर देख लीजिएगा। चलिए ज़रा मित्रों, अब आपको एक बात और भी बता रखी है कि ये सवाल था, सिंधु ने बुसानन को हराकर पहली बार स्विस ओपन खिताब जीता और स्विस ओपन खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? तो पीवी सिंधु है। इससे पहले जो 2011-12 है उसमें आपको पता होगा साइना नेहवाल भी ये कीर्तिमान कर चुकी है। तो चलिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स के बारे में। तो आज की क्लास में हम लोग इतने पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। अगली क्लास में फिर कुछ नए सवाल लेकर राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, राजस्थान के करंट अफेयर्स की वीडियो भी आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। तो आप सभी मित्रों का बेहद धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।